हेलो दोस्तों, देसी फिजिक्स की आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और हमने सीख लिया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किस प्रकार से दिया जाता है। हमने एक सूत्र बनाया है, फाई इज इक्वल्स टू बंद पृष्ठ पर समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में एक और नियम भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो नियम है गाउस का नियम। तब हम सीखेंगे कि गाउस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले या बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का सूत्र किस प्रकार से देता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ आवेशों का निकाय है और वो आवेश इस प्रकार से है, Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5। इस तरीके से हमारे पास एक आवेशों का निकाय है और इस आवेशों के निकाय को हमने एक काल्पनिक पृष्ठ द्वारा ढक दिया है, परिबद्ध कर दिया है, या इंग्लिश में कहें तो ये एनक्लोज्ड है। तो ये जो सभी आवेश इस पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध हैं, आप जानते हैं कि धनात्मक आवेशों से फ्लक्स बाहर उत्सर्जित होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेशों पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आती हैं या किसी अन्य आवेश वितरण से ऋणावेश की तरफ आती हैं। तो इन पृष्ठ को यदि हम ध्यान से देखें तो इन आवेशों के कारण फ्लक्स बाहर भी उत्सर्जित होगा और बाहर से फ्लक्स अंदर भी आएगा। तो गाउस ये कहता है कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स है, ये जो टोटल फ्लक्स है ये निर्भर करता है दो बातों पर। एक तो इन सब आवेशों के बीजगणितीय योग के समानुपाती होता है। बीजगणितीय योग को हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा क्यू या समेशन क्यू। तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स इन सब आवेशों के बीजगणितीय योग के समानुपाती है और यहाँ जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लीजिए यहाँ जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। इसे आप चाहें तो निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कह सकते हैं। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होती है फ्लक्स उतना ही कम होता है। हम जानते भी हैं विद्युतशीलता किसी भी माध्यम द्वारा क्षेत्र रेखाओं को रोकने की क्षमता को कहा जाता है। तो जितना एप्सिलॉन ज़्यादा होगा विद्युत फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा। और यदि यहाँ माध्यम निर्वात है तो हम लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। इसी सूत्र को कहा जाता है गाउस के नियम का व्यंजक। तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे। और आपने ये भी सीखा है कि K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम बना सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई K। तो ये वैल्यू उठा के यहां रखते हैं तो आपका गाउस का जो नियम है वो ये फॉर्म ले लेगा 4 पाई K सिग्मा क्यू। तो ये दोनों एक ही बात है। इसको हम समीकरण 1 लगा देते हैं और ये आप लोग याद रखें, ये गाउस के नियम का व्यंजक है। लैंग्वेज में हम ऐसे बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग जिसको हम लिख रहे हैं सिग्मा क्यू तथा माध्यम की विद्युतशीलता एक बार हम मान लें कि माध्यम निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं के अनुपात के तुल्य होता है। ये गाउस के नियम की लैंग्वेज है। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं और इसे याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर के लिए बहुत बार ये परिभाषा पूछी जाती है।
तो विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। देखिए माध्यम की विद्युतशीलता बटे में आई है तो अनुपात हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं यह सूत्र, ये गाउस का नियम का लैंग्वेज हो गई। सिग्मा क्यू कैसे निकालते हैं वो देखिए, तो सिग्मा क्यू या समेशन क्यू हम लिख सकते हैं इन सब आवेशों का बीजगणितीय योग। तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। आपने सीखा है कि बीजगणितीय योग हम चिन्ह के साथ करते हैं, तो हम सभी आवेशों का चिन्ह के साथ बीजगणितीय योग कर देंगे। इस तरीके से हम समेशन क्यू प्राप्त कर सकते हैं। ये गाउस के नियम की लैंग्वेज हो गई। अब हम ये जानते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निम्न प्रकार से दिया जाता है। अभी हमने समझा था शुरू में, पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि किस प्रकार से इसको लिखते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है फाई इज इक्वल्स टू बंद पृष्ठ पर समाकलन E डॉट ds। तो ये जो फ्लक्स का सूत्र है ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, और गाउस का नियम भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की बात करता है। मान लीजिए हम इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, तो कुल मिला के गाउस का नियम इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हम समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस प्रकार से दिया जाएगा। यहां मैंने मान लिया है कि माध्यम निर्वात है, और यदि माध्यम निर्वात नहीं है, यदि माध्यम निर्वात नहीं है, कुछ और है, जैसे लकड़ी है, तेल है, पानी है, तो फिर फाई का सूत्र यह लिखा जाएगा बंद पृष्ठ पर समाकलन E डॉट ds। यहाँ समेशन क्यू आएगा ही, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इस माध्यम की विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जब वैल्यू रखेंगे तो अपने आप बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि गाउस का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आपने सीखा था कि गाउस का नियम का बेसिक सूत्र ये है, यहां से समझ में आ गया कि विद्युत फ्लक्स जो कुल मिला के बंद पृष्ठ से निकलता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आवेशों के बीजगणितीय योग पर और दूसरा माध्यम की विद्युतशीलता पर। तो हम कह सकते हैं कि गाउस का नियम दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो आवेशों के बीजगणितीय योग पर, आवेशों का जो अलजेब्रिक सम है उस पर करता है, और दूसरी बात माध्यम की जो विद्युतशीलता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उस पर डिपेंड करता है। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो बीजगणितीय योग की जगह यह भी लिख सकते हैं आवेशों का परिमाण और आवेशों की प्रकृति, क्योंकि बीजगणितीय योग को दो चीजें प्रभावित करती हैं, एक तो आवेशों का परिमाण कितना है, एक उनकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो बीजगणितीय योग भी लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं परिमाण और प्रकृति, वो भी एक ही बात है। और दूसरी चीज है माध्यम की विद्युतशीलता या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पर। अब कैसे करता है, तो बीजगणितीय योग के आप देख सकते हैं समानुपाती है। तो पहली चीज देखें कि यदि ये समेशन क्यू पॉजिटिव है, निकाय में जितने भी आवेश हैं उनका योग पॉजिटिव है, तो आपका फाई का मान भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो एक धनात्मक राशि होती है।
धनात्मक में जब आप धनात्मक का भाग लगाएंगे तो फ्लक्स भी आपको धनात्मक मिलेगा। और धनात्मक फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि ये निर्गम फ्लक्स है या निर्गत फ्लक्स है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि ये आउटगोइंग फ्लक्स है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बंद बॉडी के अंदर यदि टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो उस बंद बॉडी से या उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स भी पॉजिटिव होता है। यदि आपको कहा जाए किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स पॉजिटिव है तो आप उस बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशों के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो हम कह देंगे कि उन सब आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक है। दूसरी बात कि यदि सिग्मा क्यू नेगेटिव है, नेगेटिव में जब आप पॉजिटिव का भाग लगाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो टोटल फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो भी आपको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव फ्लक्स को हम कहते हैं प्रवेशी फ्लक्स, प्रवेश करने वाला फ्लक्स। आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं, प्रवेश करती हैं। इसे आप कह सकते हैं इनकमिंग फ्लक्स। कहने का मतलब ये कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग यदि ऋणात्मक है तो कुल फ्लक्स उस बंद बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, नेट फ्लक्स जो है वो प्रवेशी है। तीसरी बात कि यदि आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है तो फ्लक्स का मान भी आपको शून्य मिलेगा। इस स्थिति में हम कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य होने पर उस बंद पृष्ठ से संबद्ध नेट फ्लक्स भी शून्य होता है। बहुत सिंपल तरीके से आप इन तीनों बातों को बता सकते हैं। और अगली बात ये कि फ्लक्स जो है वो विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती है। माध्यम की विद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होगी उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से एज्यूम कर सकते हैं कि ये कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ आवेश बैठे हैं, जैसे अभी अपन मान रहे थे Q1 माइनस Q2, कोई माइनस Q3 Q4, इस तरीके से Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5 इस बंद पृष्ठ के भीतर रखे हैं। और मान लीजिए इनसे क्षेत्र रेखाएं ऐसे बाहर जा रही हैं, इस पर ऐसे अंदर आ रही हैं, इससे भी कुछ बाहर निकल रही हैं, इस पर अंदर आ रही हैं, इससे बाहर निकल रही हैं, अभी निर्वात है मान लीजिए। और यदि हम यहाँ कोई माध्यम भर दें तो ये माध्यम इन क्षेत्र रेखाओं को रोकता है, तो इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या कुछ कम हो जाएगी, तो फ्लक्स में भी कमी आएगी। कहने का मतलब ये विद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होती है इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उतना ही कम होता है। तो फ्लक्स विद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि गाउस का नियम किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दें, निर्भर नहीं करता है। जरा गाउस के सूत्र को एक बार फिर याद करें। सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन नॉट, निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट कह देंगे, अन्यथा एप्सिलॉन कह देंगे। तो बड़ा क्लियर कट है कि ये दो ही बातों पर डिपेंड करता है, आवेशों के बीजगणितीय योग पर और माध्यम की विद्युतशीलता पर। तो अब देखते हैं एक एक करके कि किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता। पहली बात, जो आपने बंद पृष्ठ बनाया है उसके भीतर आवेशों की स्थिति पर या आप कह सकते हैं वितरण पर, इस सूत्र को देखिए, इसमें कहीं भी आवेशों की स्थिति का मेंशन नहीं है, आवेशों की स्थिति के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है, तो स्पष्ट है कि आवेशों की स्थिति या उनके वितरण पर निर्भर नहीं करता। मान लीजिए ये एक बंद पृष्ठ था और उसके अंदर आपके आवेश थे Q1 माइनस Q2 Q3, कोई माइनस Q4 Q5, इस तरीके से आवेश थे। इस Q1 को आपने उठाकर यहाँ रख दिया, तब भी आवेशों का बीजगणितीय योग तो वही है। इस माइनस Q4 को आपने यहाँ रख दिया, आवेशों का बीजगणितीय योग अब भी वही है। तो इस बंद पृष्ठ के भीतर आप आवेशों की स्थिति को चाहे कैसे ही बदलें, उससे फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये पहली बात है जो आपको समझनी है। लेकिन ध्यान रखना है कि बंद पृष्ठ के भीतर ही बात की जा रही है, इस आवेश को आपको बाहर नहीं ले जाना है। यदि इसे आप बाहर ले जाएंगे तो सिग्मा क्यू बदल जाएगा और तब फाई का मान भी बदलेगा। तो हमें बात सिर्फ बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों की स्थिति की करनी है, चाहे कहीं भी रखें, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, बंद पृष्ठ के आकार पर, आकार का मतलब है साइज, छोटा या बड़ा। मान लीजिए अभी बंद पृष्ठ आपके पास इतना बड़ा था, इस बंद पृष्ठ को आपने और बड़ा कर दिया, तब भी फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा, क्योंकि इस साइड में कहीं पृष्ठ के आकार का वर्णन ही नहीं है, कहीं पृष्ठ के आकार की बात ही नहीं की हुई है। तो पृष्ठ का आकार चाहे बड़ा करें चाहे छोटा करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात ध्यान रखनी है कि आकार इतना छोटा भी नहीं करना है कि आवेश बाहर निकल जाए। बंद पृष्ठ के आवेश अंदर ही रहना चाहिए। फिर आप बंद पृष्ठ को चाहे कितना ही बड़ा कर दें, उस फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरी बात, बंद पृष्ठ की आकृति पर, उसकी जो शेप है उस पर, अभी आपने बंद पृष्ठ ऐसे अनियमित बना रखा है। मान लीजिए आपने बंद पृष्ठ इस प्रकार का कुछ बना दिया, कुछ घनाभ जैसा बना दिया या घन जैसा बना दिया। कुल फ्लक्स जो इस पृष्ठ से गुजर रहा था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि इस साइड में बंद पृष्ठ की आकृति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो बंद पृष्ठ की आकृति चाहे घनाभ हो चाहे घन हो, आप चाहें तो गोला भी ले सकते हैं। यदि पृष्ठ गोलाकार है तब भी यह फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं कि बंद पृष्ठ की आकृति गोलाकार है, उसे घनाभ बना दिया जाए तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका आंसर होना चाहिए अपरिवर्तित रहेगा। कई बार ऐसे पूछते हैं कि कुछ आवेश एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के अंदर रखे हैं, त्रिज्या को 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए, बंद पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, अब बताइए फ्लक्स पे क्या प्रभाव रहेगा। तो आपका आंसर फिर वही रहेगा, अपरिवर्तित। तो ध्यान रखें इस चीज का। चौथी बात, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश पर, बाहर स्थित आवेश पर ध्यान दें कि जो गाउस का नियम है उसमें ये जो सिग्मा क्यू है ये केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का योग है। जहां बाहर यदि आपने कोई आवेश रखा तो उसका योगदान इस बंद पृष्ठ पर शून्य होता है। क्यों होता है? मान लीजिए धनात्मक आवेश है और इससे क्षेत्र रेखाएं ऐसे बंद पृष्ठ में प्रवेश करती हैं, तो ये क्षेत्र रेखाएं इस साइड से निकल जाएंगे। आप देख पा रहे हैं जितनी क्षेत्र रेखाएं इस धनात्मक आवेश के कारण अंदर आई उतनी क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल गई। 3 क्षेत्र रेखाएं अंदर आई तो इन्होंने योगदान किया -3 और इधर से बाहर निकल गया +3। कुल मिला के इसका योगदान क्या हुआ? 0। तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाले टोटल फ्लक्स में इस बाहर वाले आवेश का कुल योगदान 0 होता है। इसलिए बाहर स्थित आवेश पर निर्भर ही नहीं करता, ये केवल निर्भर करता है अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग पर। तो बाहर चाहे आप प्लस का आवेश रख दें चाहे माइनस का आवेश रख दें, उससे इस फाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 5वीं बात, बंद पृष्ठ के भीतर आवेशों की स्थिरावस्था या गतिमान अवस्था, ये जो आप बंद पृष्ठ ले रहे हैं, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आपने आवेश लिए हैं ये अभी स्थिर मान रखे हैं। यदि ये इस बंद पृष्ठ के भीतर गतिमान हो तब भी इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यही रहेगा, क्योंकि इस साइड को आप ध्यान से देखें, इसमें कहीं आवेशों के वेग की बात ही नहीं की हुई है। तो आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, कुल फ्लक्स उतना ही रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये चीज भी ध्यान रखें। और यहां एक नई चीज सीखें कि जो कुलाम का नियम है वो केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लगता है, लेकिन जो गाउस का नियम है उसमें स्थिर की जगह आवेश गतिमान भी हो सकते हैं। यानी गाउस का जो नियम है वो कुलाम के नियम से अधिक व्यापक है, उससे अधिक जनरल है, उससे अधिक व्यापक है।
व्यापक समझते हैं ना, उससे अधिक महत्वपूर्ण है। जो बातें उसमें लागू होती है उससे भी ज़्यादा बातें इसमें लागू होती है। तो गाउस का नियम उससे भी अधिक व्यापक कहा जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर गाउस का नियम निर्भर नहीं करता। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ये गति करते हुए बंद पृष्ठ के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सिग्मा क्यू बदल जाएगा। बंद पृष्ठ के भीतर भीतर वो चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे गाउस के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इनको आप नोट लगा के लिख लीजिए। नोट में पहला पॉइंट है कि यदि आपके पास एक बंद बॉडी है, एक बंद पृष्ठ है, चाहे वो सममित हो जैसे गोला, घनाभ, घन, या असममित हो यानी कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ, उसे यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सदैव 0 होता है। किसी बंद पृष्ठ, चाहे बंद पृष्ठ सममित हो या असममित या असममित, को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स सदैव 0 होता है। जैसे ये आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक बंद बॉडी रख दी, एक घन रख दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि जितनी क्षेत्र रेखाएं इधर से प्रवेश कर रही हैं उतनी ही क्षेत्र रेखाएं इधर से निकल रही हैं, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। नेट फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई इनपुट प्लस फाई आउटपुट, या कह सकते हैं फाई इनकमिंग प्लस फाई आउटगोइंग। मान लीजिए इस इनकमिंग फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई और आने वाला फ्लक्स नेगेटिव लिया जाता है तो माइनस फाई, तो उतना का उतना फ्लक्स आउटगोइंग है तो ये होगा प्लस फाई और इनका जोड़ आएगा 0। पर यह ध्यान रखें कि ये बात तभी लागू होगी जब क्षेत्र समरूप है। ये क्षेत्र एक समान है, यूनिफॉर्म है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट एक समान क्षेत्र और असमान क्षेत्र दोनों में लागू है, वो बात गलत है, वो मिसप्रिंट है। हाँ, पृष्ठ आप सममित या असममित ले सकते हैं, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र में वो रखा है तभी उससे संबद्ध कुल फ्लक्स 0 होता है, 0 होता है। इस बात को आप समझ लें, बहुत आसान है। दूसरी बात, मान लीजिए हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, एक हमने घन बना दिया और इस बंद पृष्ठ के भीतर हमने एक द्विध्रुव रख दिया। अब यदि हमसे पूछा जाए कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, तो हम गाउस का नियम लगाते हैं और हम ये कहते हैं कि सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एक बार हमने मान लिया कि यहाँ माध्यम निर्वात है, तो सिग्मा क्यू जब हम निकालेंगे तो क्यू में हम माइनस क्यू जोड़ेंगे और 0 में एप्सिलॉन नॉट का भाग लगेगा तो आंसर आएगा 0। कहने का मतलब ये कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर यदि विद्युत द्विध्रुव रखे हैं तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स सदैव 0 होता है। अब मान लीजिए कि द्विध्रुव 2 होते, माइनस क्यू प्लस क्यू, तब बस इतना फर्क पड़ता, तब भी आंसर 0 आता। तो चाहे किसी बंद पृष्ठ के भीतर हम एक द्विध्रुव रखें, 2 रखें या n द्विध्रुव रखें, कितने भी रखें, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स सदैव 0 होता है। तो हम नोट कर सकते हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर
बंद पृष्ठ के भीतर विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल्स रखे हों तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स सदैव शून्य होता है, ऑलवेज जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि समेशन क्यू जीरो हो जाता है, सिग्मा क्यू जीरो हो जाता है, तो कुल फ्लक्स भी सदैव शून्य हो जाता है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरी बात पे ध्यान दीजिए कि अभी जो पीछे हमने गाउस का नियम सीखा उसको हम इस प्रकार से लिख पा रहे थे, E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र में लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित जितने भी आवेश हैं और गाउसीय पृष्ठ के बाहर जो भी आवेश उपस्थित हैं उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है गाउसीय पृष्ठ के किसी पॉइंट पर। जबकि यहाँ जो समेशन क्यू है ये गाउसीय पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश है। ये है गाउसीय पृष्ठ के भीतर कुल आवेश, ये आवेशों का बीजगणितीय योग कह सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गाउसीय पृष्ठ के भीतर तथा बाहर जितने भी चार्जेस हैं, सभी आवेश जितने भी हैं के कारण पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये विशेष जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों वाले आवेशों पर डिपेंड करता है, जबकि समेशन क्यू या सिग्मा क्यू केवल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। एक चीज़ और समझते हैं, मान लीजिए ये कोई बंद पृष्ठ है और इसके भीतर एक द्विध्रुव आपने रखा है और ये पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस क्यू के कारण भी होगा और इस प्लस क्यू के कारण भी होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आएगा। तो इस बिंदु को मान लीजिए हमने P नाम दिया, तो P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ ना कुछ है। आप देख सकते हैं कि बिंदु P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। परंतु आप देखेंगे कि सिग्मा क्यू जीरो है, दोनों का जोड़ जीरो आएगा, और इसलिए जो गाउस का नियम है उसमें जब हम सिग्मा क्यू की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो आएगा। तो हमने ये देखा कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, लेकिन इस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि टोटल फ्लक्स जीरो हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना अलग बात, टोटल फ्लक्स जीरो होना अलग बात। इन दोनों में सीधा कोई संबंध नहीं है। तो इस सूत्र को देखकर हमें ऐसे कोई संबंध बनाने से बचना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो गाउस का नियम है वो केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। गाउस का नियम केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज फील्ड्स व्हिच फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, जिनके सूत्र में बटे में आर स्क्वायर आता है या दूरी का स्क्वायर आता है।
अब याद करिए ऐसे फील्ड कौन कौन से हैं। तो एक तो आप कह सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। विद्युत क्षेत्र, पहले पाठ में आपने बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र पढ़ा है और आपने देखा है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम B से दिखाते हैं, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो कहने का मतलब हम गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन तीनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए गाउस का नियम लगा सकते हैं। अभी हम केवल विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम पीछे पढ़ के आ रहे थे। वो जो गाउस का नियम इस पाठ में हम पढ़ेंगे वो केवल विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इसका प्रयोग गुरुत्वीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम सीखेंगे एक 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलॉम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। बोर्ड परीक्षा में जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। मान लीजिए ये कोई बिंदु O है और इस बिंदु पर हमने एक आवेश Q, स्मॉल q रख दिया। ये कोई बंद गाउसीय पृष्ठ हमने बनाया। इस पृष्ठ पर यहां कोई बिंदु है P। आवेश Q से बिंदु P की जो दूरी है वो R है और इस बिंदु P पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लिया, वो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए क्षेत्रफल अल्पांश का क्षेत्रफल है ds। अब हमें यह पता है कि क्षेत्रफल अल्पांश की जो दिशा होती है वो उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इसके पृष्ठ के लंबवत ये क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा है। और हम ये भी जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन r की दिशा में होती है। तो ये आपकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इन दोनों के बीच का ये जो कोण है ये मान लिया हमने थीटा है, और ये जो पृष्ठीय अल्पांश है, इस पृष्ठीय अल्पांश द्वारा बिंदु O पर बनाया गया जो ठोस कोण है, जो सॉलिड एंगल है, वो मान लीजिए d ओमेगा है। ठोस कोण आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। आप लोग जानते हैं कि ठोस कोण या स्टेरेडियन कोण का सूत्र होता है क्षेत्रफल अल्पांश बटे त्रिज्या का वर्ग। तो हम क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं या तो ds या ds cos थीटा। अब कब ds लिया जाता है, कब ds cos थीटा लिया जाता है, उसको समझिए। ये जो आप देख रहे हैं r, इस r के लंबवत दिशा में जो क्षेत्रफल का घटक है वो लिया जाता है। आप देखें ds यदि इस दिशा में है तो r के लंबवत इस तरफ घटक आएगा ds cos थीटा। यदि यह पृष्ठ एकदम सममित होता, एकदम गोलाकार होता, तो उस सिचुएशन में r की डायरेक्शन इस तरीके से है और ds भी इसी डायरेक्शन में होता, तो ds r के लंबवत होता। तब हम लिखते ds बटे r स्क्वायर। तब हम ये जो ठोस कोण है, इस ठोस कोण को लिखते ds बटे r स्क्वायर। और इस केस में आप देख पा रहे हैं कि r के लंबवत ds नहीं है, ds cos थीटा है, तो हम लिखेंगे ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। तो ठोस कोण का बेसिक कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया। पृष्ठीय अल्पांश का वो घटक या स्वयं पृष्ठीय अल्पांश जो r के लंबवत है बटे त्रिज्या का स्क्वायर या r स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं। एक जानकारी और ध्यान रखें कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा केंद्र O पर बनाया गया जो टोटल ठोस कोण होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। यदि आप इस d ओमेगा का इस पूरे बंद पृष्ठ पर समाकलन करें, पूरे बंद पृष्ठ पर यदि हम इस d ओमेगा का समाकलन करें तो इसकी वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन होती है। यह भी हमें ध्यान रखना
चाहिए। ये जानकारी भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q है जो बिंदु O पर स्थित है। आप देख पा रहे हैं, ये रहा बिंदु आवेश Q, ये O बिंदु पर स्थित है। यह आवेश एक गाउसीय पृष्ठ द्वारा, गाउसीय पृष्ठ जिसको आप बंद पृष्ठ भी कह सकते हैं, द्वारा परिबद्ध है, ढका हुआ है, एनक्लोज्ड है। माना पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds सदिश है तथा इस अल्पांश पर E सदिश व ds सदिश के मध्य कोण थीटा है। आप चित्र में देख पा रहे हैं, E सदिश जो है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, r की दिशा में होता है, और ds सदिश और E सदिश के बीच में कोण थीटा है। माना बिंदु आवेश Q से अल्पांश क्षेत्रफल की दूरी, अल्पांश क्षेत्रफल की दूरी स्मॉल r है। ये दूरी हमने कितनी मान ली? स्मॉल r। ये रहा स्मॉल r, आप इसको अलग से भी दिखा सकते हैं, ये स्मॉल r। अब हम लगाते हैं कूलाम का नियम। अतः कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्षेत्रफल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिखेंगे E सदिश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर r कैप। ये हम जानते हैं कि Q बटे r स्क्वायर होता है, डायरेक्शन होती है r कैप, रेडियल डायरेक्शन या त्रिज्य दिशा में। ये बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र हमने पहले पाठ में पढ़ा है। अतः क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र याद करते हैं। फ्लक्स जो होता है वो होता है E डॉट ds, E सदिश डॉट ds सदिश, दोनों का मान रखते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं E ds cos थीटा। आप देख रहे हैं E सदिश और ds सदिश के बीच कोण थीटा है, मान रखते हैं। E का परिमाण रख देते हैं पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ये E का परिमाण, आगे ds cos थीटा, इसको नंबर लगा देते हैं 2। इसको हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा और Q अपॉन r स्क्वायर को एक साथ लेते हैं। देखिए ये बन गई समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds cos थीटा बटे r स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं। और ये हम जानते हैं, अभी हमने सीखा है कि d ओमेगा है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। d ओमेगा हम जानते हैं कि ठोस कोण है, जहां d ओमेगा की वैल्यू है ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। पृष्ठीय अल्पांश द्वारा बिंदु O पर अंतरित
O पर अंतरित ठोस कोण। अब ये जो मान हमने ज्ञात किया है, ये तो इस अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, देखते हैं क्या आता है, कितना आता है। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी फाई इज इक्वल्स टू बंद पृष्ठ पर समाकलन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। कांस्टेंट वैल्यूज हम समाकलन से बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी ओमेगा का। और अभी हमने सीखा था कि पूरे बंद पृष्ठ पर डी ओमेगा का समाकलन 4 पाई वैल्यू देता है, तो हम वैल्यू लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह 4 पाई से 4 पाई कट, और आप देखेंगे कि फाई की वैल्यू हमें मिलेगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि आप गौर से देखें तो ये गाउस का नियम ही है, इस बंद पृष्ठ के भीतर परिबद्ध आवेश है Q बटे में माध्यम की विद्युतशीलता जो कि हमने निर्वात मान रखा है एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कूलॉम का नियम लिया बीच में काम में, और सॉल्व करते करते गाउस के नियम पर आ गए। इस प्रकार से आप कूलॉम के नियम से गाउस के नियम को सिद्ध कर सकते हैं। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। इस तरीके से आप ये 2 नंबर का डेरिवेशन प्रूफ कर सकते हैं।